मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी रॉकर। आज हमारी वर्कशीट 8th क्लास की 18th वर्कशीट है। ये हमारा ज्योग्राफी का टॉपिक है। टॉपिक है सॉइल कंजर्वेशन, वाटर प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। मतलब कि जो हमारी मृदा है, जो मिट्टी है, उसको हम कैसे बचाए रखें, पानी कितना उपलब्ध है और पानी को उपलब्ध करने में या उपलब्धता में क्या क्या समस्याएं आती हैं। ठीक। सॉइल कंजर्वेशन मतलब कि मिट्टी को बचाना। तो ये सारे जो मेथड है ना, किस किस तरीके से आप सॉइल को बचा सकते हैं, ये दिए हुए हैं। एक है काउंटर प्लफिंग, इसे समुच्च रेखीय जुताई कहते हैं। शेल्टर बेल्ट, रक्षक मेखलाएं। टेरेस फॉर्मिंग, वेदिका फॉर्म। मल्चिंग, मल्व बनाना। इंटरक्रॉपिंग सोर्स, बीज की फसल उगाना। फिर है रॉक डैम, जिसे हम कहते हैं चट्टान बांध। तो अभी हम एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं मल्चिंग। मल्चिंग का मतलब होता है कि पौधों के बीच की जो खाली जगह है ना, उसको भूसे की तरह कार्बनिक पदार्थ की एक परत के साथ कवर कर देते हैं और ये मिट्टी के नमी को ना बनाए रखता है। आप इसमें देख सकते हो किस तरीके से उसे कवर कर दिया गया है कार्बनिक पदार्थ से। Mulching, the bare ground between plant is covered with a layer of organic matter. We like straw. उनको एकदम भूसे उसे टाइप की चीजें होती है ना, उससे कवर कर देते हैं ताकि जो जमीन है ना, उसकी मॉइस्चर बना रहे और नमी उड़े ना। ठीक। सेकंड आता है हमारा काउंटर बैरियर्स। स्टोन, ग्रास, सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर अलोंग काउंटर्स। ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर टू कलेक्ट वाटर। मतलब कि समोच्च यानी जो आपकी रेखाएं बनाई जा रही, रोधिकाएं बनाई जा रही हैं, जिससे कि एक जगह से दूसरी जगह पानी नहीं जाए। ठीक है। तो ये पत्थर, घास और मिट्टी का मिला करके खाइयाँ टाइप की बना दी जाती है, जैसे कि जिससे कि पानी जो है भर जाए उसमें और पानी एक जगह से दूसरी जगह फैल के खराब ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, इधर उधर ना चला जाए। तो इसको कैसे बनाते हैं? समुच्च रेखाओं पर रोधिका बनाने के लिए पत्थर, हमारे किस किस चीज का, स्टोन, ग्रास, सॉइल, पत्थर, घास और मिट्टी का प्रयोग करके लंबी लंबी लाइनें सी बना दी जाती हैं। ठीक। रॉक डैम्स, rocks are piled up to slow down the flow of water and also help to prevent gullies and further soil loss। मतलब कि जो चट्टान बांध कहा जाता है इनको, जैसा आपको ये नजर आ रहा है, इसमें पत्थरों को इस तरीके से रखा जाता है जिससे कि जो पानी का प्रवाह जो आता है, पानी अगर फैलता है ना, वो उसको रोक लेता है और इससे मिट्टी भी कटती नहीं है। ठीक। फिर आता है हमारा टेरेस फॉर्मिंग। जब हम टेरेस फॉर्मिंग की बात करते हैं तो आपका जो ये वाला है ना, ये टेरेस फॉर्मिंग है। इसमें आप क्या देख रहे हो कि इसमें सीढ़ी नुमा टाइप का, ये सीढ़ी नुमा है जिससे कि पानी एक बार में नीचे नहीं चला जाएगा, रुक रुक के आता है नीचे। ठीक। तो इसमें हम देखते हैं टेरेस फॉर्मिंग, ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स, मतलब कि चौड़ी चौड़ी जो है स्टेप्स बनी हुई है, सीढ़ियां बनी हुई है। ठीक। are made on the steep slope so that flat surfaces are available to grow crops, thus reducing surface runoff and soil erosion। भाई अगर ये ऐसे पहाड़ है, आप पानी डालोगे तुरंत बह जाएगा। ठीक है ना। अगर आपने पहाड़ को काट दिया, मतलब कि एक पहाड़ है, उसको आप काट काट के उसमें रास्ता बना दो। ठीक है। तो अब आप इसमें देख सकते हो, उसमें चित्र में ही देखिए आप, ये देखिए, यहां से आप पानी डालोगे तो अब क्या आएगा, थोड़ा 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 होते हुए यहाँ जमीन सोख लेगी उसको, वहां पे खेती करनी पॉसिबल हो पाई है, वरना इन पे खेती करना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसे सीढ़ी नुमा खेत भी कहा जा सकता है। ठीक। उसके बाद आता है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है कि जो आपकी फसलें हैं ना, उनको इस तरीके से उगाना कि आप बार बार उसमें चेंजेस लाए, एक ही फसल बार बार ना उगाए। Different crops are grown in alternate rows and sown off at different times to protect the soil for rain wash। जब हम बात करते हैं इंटरक्रॉपिंग की, ठीक, तो वर्षा वर्षा जो है वो किसी तरीके से भी मिट्टी को काट नहीं सकेगी। यहाँ पे देखो, इसमें क्या होगा, पानी यहाँ के बह के रुक जाएगा, देख रहे हो ना,
इसमें पानी कहाँ जाएगा, यहीं बह के यहीं समझ जाएगा, अंदर चला जाएगा, मिट्टी कटेगी नहीं इसमें। ठीक। फिर आता है काउंटर प्लफिंग। काउंटर प्लफिंग का मतलब होता है, आप इसको डायग्राम देखिए काउंटर प्लफिंग का, ये रहा आपका डायग्राम। ठीक। जब आप काउंटर प्लफिंग की बात करते हैं तो ये ऐसी मतलब क्षेत्र को बताया जाता है, ये एकदम पहाड़ी वाला इलाका होता है, इसमें भी वही ट्रिक अपनाई गई है जो सीढ़ीनुमा खेत में अपनाई गई है। ठीक। काउंटर प्लफिंग में क्या होता है, पैरेलल में बनाए जाते हैं, जो स्लोप है ना, हिली एरियाज जो होता है उसमें स्लोप को कम करने के लिए वहां पे मिट्टी काट देते हैं, फिर थोड़ा और मिट्टी कट गई तो जो आपका स्लोप एकदम से पानी बह जाता है वो नहीं बहेगा। देखिए ये ठीक लगभग सीढ़ीनुमा टाइप का ही बना हुआ है। काउंटर प्लफिंग, प्लफिंग पैरेलल टू द काउंटर ऑफ अ हिल slope to form a natural barrier for water to flow down the slope। इसमें एक नेचुरल बैरियर बन जाता है जिससे कि पानी अचानक से पूरा नीचे नहीं गिर जाता स्लोप में, बल्कि धीरे धीरे नीचे आता है। शेल्टर बेल्ट, शेल्टर बेल्ट, शेल्टर बेल्ट का मतलब होता है रक्षक मेखलाएं। आपको नजर आ रहा है ये देखिए सारे पेड़ जो है लाइन से लगे हुए हैं। इसमें क्या होता है, जो मृदा है ना उसको बचाने के लिए इस तरीके के काम किए जाते हैं। इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन rows of trees are planted to check the wind movement to protect soil cover। जहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा वगैरह चलती है वहाँ इस तरीके से पेड़ लगाए जाते हैं जिससे कि मृदा जो है उड़े ना, कटे ना, इस तरीके से। ठीक। तो मतलब कि हम जो कृषि कर रहे हैं ना उसमें डिफरेंट टाइप्स ये सारे अपना रहे हैं ताकि जो हमारी मृदा है वो कटे ना, खराब ना हो जाए, पानी से बह ना जाए। अब पानी से बह ना जाए से चलिए पानी पे ही चलते हैं कि पानी क्या है। पानी यानी वाटर। वाटर तो हमारी लाइफ में सबसे बड़ी चीज है। 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज नोन एज वाटर। जो हमारे पृथ्वी की सतह का 3/4 हिस्सा है ना वो एक ऐसी चीज से भरा हुआ है जिसे हम पानी कहते हैं। ये हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है और ये रिन्यूएबल है, बार बार रिन्यू होता है। Ocean covers about 2/3 of the Earth's surface and support a rich variety of plants and animal life। जो पानी है ना उसके माध्यम से ही, महासागर के माध्यम से हम देखते हैं कि जो पृथ्वी की सतह पर 2/3 भाग पर पानी फैला हुआ है उसी से हमारे जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं उनको लाइफ मिल रही है। अगर अदरवाइज पानी अगर नहीं होता इतना तो हमारे प्लांट सूख जाती। हाउएवर इट इज स्लाइन एंड नॉट यूजफुल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। क्योंकि ये जो पानी है ना वो बहुत ज़्यादा खारा पानी है, खारा पानी है और ये मानव के उपयोग के लिए ठीक नहीं है। Fresh water accounts for only 2.7% and 70% of these occur as ice sheets and glacier in Antarctica, Greenland and mountain region and they are inaccessible because of their location। मतलब कि 2.7% जो हमारे पास फ्रेश वाटर है उसमें से भी हम सिर्फ 1% वाटर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें से 70% जो वाटर है ना वो या तो बर्फ के रूप में जमा हुआ है ग्लेशियर्स में, आइस की शीट्स में, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड पहाड़ों के ऊपर ये बर्फ के रूप में जमा हुआ है। क्या हम उसे पी सकते हैं? नहीं, वो पीने लायक अभी भी नहीं है, क्योंकि एक तो उसकी लोकेशन ऐसी कि आप वहाँ जा नहीं सकते, बहुत ठंडा इलाका, बर्फ जमी है, वहाँ पानी कैसे लेने जाएंगे। ठीक। 10 ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज यूजफुल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो हमने क्या देखा, सिर्फ 1% वाटर है जो कि ह्यूमन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, बाकी कहाँ पर है, या तो समुद्र के रूप में है, नदियों के रूप में है, या फिर ग्लेशियर यानी कि जो बर्फ से बने हुए बड़े बड़े चट्टाने हैं उसके माध्यम से हमें नजर आता है, जो कि यूज नहीं हो पाता पीने में। पीने के लिए ओनली 1% वाटर हम यूज कर सकते हैं। ठीक। Water can neither be added or not subtracted from the earth and its total volume remain constant। ना तो ये कम होता है ना ज़्यादा होता है, किसी ना किसी ये रूप में विद्यमान रहता है। अगर पानी गर्म हो गया तो भाप के रूप में होगा, ठंडा हो गया तो बादल के रूप में बन के ठंडा हो गया तो फिर बरस जाएगा, फिर पानी बन जाएगा। तो किसी ना किसी रूप में ये पानी जो है अवेलेबल रहता है।
Its abundance seems to vary only because of the constant motion cycling through the ocean, air and land and back again. जो आपका वाटर साइकिल है ना, वाटर साइकिल में क्या होता है, पानी जो होता है वो गर्म होके उड़ता है, वो बादल बनता है, फिर बादल में जा करके वो ठंडा होता है, फिर बरस जाता है, तो वाटर साइकिल ये वापस चलता रहता है, तो इसलिए ये रिन्यूएबल है। ठीक, दिस एंड यू ऑलरेडी नो इज रिफर टू वाटर साइकिल, आपको पता ही है वाटर साइकिल के बारे में। प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, मतलब कि जल की उपलब्धता की समस्या क्या है। मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर फेसिंग शॉर्टेज इन द फ्रेश वाटर सप्लाई। मोस्टली आप देखोगे तो दुनिया के बहुत से हिस्सों में मीठे पानी की सप्लाई की कमी है। आप अगर राजस्थान साइड देखें तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े मटके रख करके कई कई किलोमीटर तक लोग जा रहे होते हैं पानी के लिए। बल्कि एक एक स्टोरी भी देखी थी मैंने, उसमें था कि एक व्यक्ति एक शादी, दो शादियां करता है, क्योंकि उसको एक पत्नी तो सिर्फ इसीलिए चाहिए होती है कि पानी लेकर आए, क्योंकि जाने में तीन तीन चार घंटे लगते थे और वापस आने में 3-4 घंटे लगते थे, तो एक बंदा तो सिर्फ 8 घंटे सिर्फ पानी की जॉब पे ही लगा रहता था। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि पानी की कितनी किल्लत है। अगर आप ऐसे रेगिस्तान वाले एरिया में जाओगे तो पानी की कमी आपको पता चल जाएगी अच्छे से। आपको भी अगर पानी ना मिले पीने को तो कितनी बुरी हालत हो जाती है। Countries located in climatic zone most susceptible to drought face great problem of water scarcity. जो जलवायु वाले क्षेत्र ऐसे जो है जो सूखे हैं वो अति संवेदनशील हैं, पानी की बड़ी समस्या को जो है वो झेल रहे हैं, जैसे कि आपका रेगिस्तान वाला एरिया। Thus, water shortage may be a consequence of variation in seasonal and or annual precipitation, or the scarcity is caused by over exploitation and contamination of water sources. जो हमारा इस प्रकार पानी की जो कमी है ना वो या तो सीजनल होगी या तो एनुअल होगी, यानी कि कुछ कई बार क्या होता है, कई ऐसी नदियां हैं जिसमें कि बारिश का पानी आ रहा है और कुछ ऐसी नदियां होती है जिससे कि हिमालय की जो बर्फ है उसको पिघल के पानी आ रहा है। तो जो बारिश का पानी है वो तो सीजनल वाली नदियां हो गई, तो कहीं पर क्या होता है पानी सीजनल कमी हो जाती है, कहीं मोस्टली कमी रहती है, तो स्कार्सिटी मतलब दुर्लभता जो वो है बहुत ज़्यादा कमी रहती है। तो हम जो पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा इसका वेस्ट कर रहे हैं, इसके कारण जो है प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी आती है, मतलब कि जल की उपलब्धता की समस्या तभी आती है। चलिए क्वेश्चन आंसर्स में चलते हैं। वाई सॉइल कंजर्वेशन इज नीडेड, भाई सॉइल कंजर्वेशन नीडेड क्यों है, क्यों हमें सॉइल को बचाना चाहिए। Soil has a special place in agriculture. If there is no soil according to the crops in the field of the farmer, then good production of crops is not available. Also, the conservation of the soil is necessary. मतलब कि अगर जो मिट्टी है ना, अगर उसको ढंग से इस्तेमाल ना किया जाए, ढंग से उसको संभाल के ना रखा जाए, तो हमारी कृषि नहीं हो पाएगी, क्योंकि कृषि जो है उसी मिट्टी से ही कृषि होती है। तो हम गुड क्रॉप जो है क्रॉप यानी कि जो हमारी उपज है उसका प्रोडक्शन तभी कर पाएंगे जब हम सॉइल को बचा के रखेंगे। अब मल्चिंग एंड इंटरक्रॉपिंग के बीच में आपको बताना है। मल्चिंग जिसमें हमने देखा था कि जो स्ट्रॉ वगैरह जो भूसा वूसा से उसे कवर कर देते थे, और इंटरक्रॉपिंग में हम क्या देखते हैं कि ऑल्टरनेट रोज में जो है खेती करते हैं। Why only 1% of fresh water is useful for human consumption, भाई only 1% वाटर क्यों है जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है, क्योंकि 2.7 वाटर में से भी 70% आइस शीट और ग्लेशियर में है, मतलब जमा हुआ है, या फिर वो बड़े बड़े पत्थर की तरह चट्टान बनी हुई है पूरी बर्फ की, तो वो तो हम पी नहीं सकते, वहाँ पहुँच ही नहीं सकते, तो सिर्फ 1% वाटर है जो कि यूज करने लायक है। हाउ वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अर्थ सरफेस एक्सप्लेन, तो भाई किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड। 29% ऑफ द लैंड इज ऑन द अर्थ एंड 71% ऑफ द वाटर इज देयर। 71% पानी है, ठीक है, और जो 71% है ना उसका भी 97 जो है ओशियंस है। ओशियंस है जो मतलब जो महासागर है, और वो भी स्लाइन है, सॉल्टी वाटर है, हम उसे पी नहीं सकते। तो ऐसे में हम क्या देख रहे हैं कि फ्रेश वाटर ओनली 2.7% है, और उसमें से भी सिर्फ 70% वाटर ऐसा है जो कि अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, माउंटेन, आइसशीट, ग्लेशियर इस तरीके से हमें प्राप्त हो रहा है, मतलब कि बर्फ के रूप में ऑलरेडी उपलब्ध है, बड़े बड़े ग्लेशियर्स बने हुए हैं। तो 70% वो हो गया।
तो अब क्या है, सिर्फ 1% है जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए वाटर बचा हुआ है। तो आज की वर्कशीट हमें बताती है कि मिट्टी और पानी दोनों को बचाना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।